स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 25 अप्रैल। जी हां, और आज ही के दिन यानी हर 25 अप्रैल को हम सभी विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का और 25 अप्रैल को ही इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं? बहुत सारी बातें हैं इस दिवस को लेकर जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक जानकारियां पहुंचाएंगे। हम सभी जानते हैं कि मच्छरों से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत ज्यादा देखने में आता है या बहुत ज्यादा घातक साबित होता है वो है मलेरिया। तो हम आपको मलेरिया के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि इससे हम कैसे बचें, क्या क्या योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, क्या हमारी कोशिशें होनी चाहिए। तो आइए अब आपको हम अपने विशेषज्ञों से मिला दें। हम आपको बताएं आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ बने हुए हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं राज्य मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और मेरे ठीक बगल में बैठी हुई हैं नीलम जी, जो कि स्टेट कंसल्टेंट है आईसी और बीसीसी। तो नीलम जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, आज चूंकि हम सभी पूरा विश्व मलेरिया दिवस मना रहा है, तो सर आप ही से हम शुरुआत इसकी करना चाहेंगे कि आज के ही दिन 25 अप्रैल को ही विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है और किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई? 25 अप्रैल को ही मलेरिया का दिवस मनाया जाता है और इसके मनाने के पीछे विशेष उद्देश्य यह है जी कि इस दिन हम मलेरिया से बचाव के संबंधित सारी जानकारियां जनता के बीच में से बताते हैं और तत्संबंधी मलेरिया हो जाने के बाद फिर इसके इलाज के लिए क्या किया जाना आवश्यक है, तत्संबंधी जानकारियां भी देते हैं। बिल्कुल। तो आज ही के दिन, ये 25 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया, नीलम जी आपसे जानना चाहेंगे। असल में मलेरिया का जो ट्रांसमिशन सीजन होता है, जो इसके प्रसरण की अवधि होती है, वो बरसात के समय होती है और बरसात के पहले लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी होता है कि मलेरिया से बचाव के लिए वो क्या क्या करें, मलेरिया कितना घातक हो सकता है। जी। तो इसके लिए एक दिन चुना गया कि इस दिन हम विशेष रूप से लोगों को जागरूक करें। हालांकि ये जागरूकता तो पूरे सालों साल चलती रहती है, बिल्कुल। लेकिन विशेष तौर पर जागरूक करने के लिए लोगों को तो ये एक 25 अप्रैल का दिन चुना बिल्कुल। गया और है। पूरा विश्व इसे मनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये 25 अप्रैल को इसकी घोषणा की कि हम लोगों को ये 25 अप्रैल को ही बनाना होगा, ताकि आने वाले जो वक्त के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें मलेरिया के प्रति। ये बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि हर वर्ष इस दिवस को मनाते हैं किसी न किसी थीम को लेकर, तो इस वर्ष का कुछ खास थीम है सर? जी, इस वर्ष का थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया विथ इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। शून्य मलेरिया करने का समय, इसमें निवेश करें, नवाचार करें और लागू करें। इसी थीम के साथ इस वर्ष हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मना रहे हैं। तो ऐसे तो सर लगातार हम लोग, जैसा कि नीलम भी ने कहा कि मतलब हर सालों भर मलेरिया से बचाव के उपाय, लोगों को जागरूक करने का जो भी तरीका है वो सब होता ही रहता है। लेकिन इस साल जो ये थीम हमारे लिए रखी गई है, तो इसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा इस थीम को? क्या योजना है डिपार्टमेंट की ओर से? मैडम, इसके लिए हम लोग जैसे जागरूकता का जो अभाव है, अभी भी लोग जो बीमार पड़ने के बाद अस्पतालों में न जाकर के लोकल हीलर्स या फेथ हीलर्स के पास जाते हैं। जी। इस वजह से काफी देरी हो जाती है और हम लोगों को मानव जीवन का नुकसान उठाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये जो जानकारी का अभाव अभी भी समाज में जो व्याप्त है, इसको हम प्रचार प्रसार के माध्यम से दूर करें, ताकि लोग बीमार पड़ने के बाद इधर उधर बिना भटके हुए अस्पताल में जाकर के सही इलाज करवाएं और अपने प्राणों की रक्षा करें। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मलेरिया से बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार होकर हमें इस साल भी लगना है और इस थीम के साथ हमें काम करना है। जैसा सर आपने कहा। जी सर, कहना चाहूंगी राजश्री कि हम लोगों ने अभी 25 अप्रैल को, जैसे हमने कहा कि ये खास दिन है मलेरिया से जागरूकता के लिए, जी। तो सभी जिलों में हमने ये उन्हें एक निर्देश दिया हुआ है और एक योजना बनी हुई है कि लोगों को कैसे जागरूक करें।
तो ग्राम गोष्ठियां हो रही हैं, विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है ताकि विद्यालय में बच्चों को जागरूक करें और वो अब जाकर अपने माता पिता को जागरूक करें, और इससे कड़ी दर कड़ी बनती जाएगी कि आस पड़ोस में भी ये जागरूकता जाएगी। दूसरी बात कि रैलियां निकलेंगी, तो जागरूकता के लिए जितने भी तरीके हो सकते हैं जी, जी, जो लोगों को बहुत जहाँ लिटरेसी बहुत है और इलिटरेसी है, दोनों जगहों के लिए हमने विशेष तौर पर नुक्कड़ नाटक वगैरह करके बिल्कुल पोस्टर वगैरह भी लगाए जाते हैं। जहाँ निरक्षरता है तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक फोक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, माइकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं अभी कार्यान्वित हो रही हैं। बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी को अगर पार पाना है उससे और उसको दूर भगाना है तो उसके बारे में सबसे पहली जो बात है वो जानकारी रखना है और खुद को जागरूक करना है। तो हम आज जो बैठे हैं यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर, तो हमारी भी यही चाहत है कि हम पूरी जानकारी मलेरिया के बारे में लोगों को दें, ताकि जो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम लोग इसके चपेट में आए, या जो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, मौत के मुंह चले जाते हैं मलेरिया के कारण, इतना घातक हो जाता है, वो ना हो। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मलेरिया है वो किस तरह की बीमारी है? मलेरिया एक परजीवी से होने वाला बीमारी है जो सामान्यतः रक्त और शरीर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। और मलेरिया से 4 प्रकार की प्रजाति हैं इसमें, जिसमें सबसे खतरनाक पी फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सबसे खतरनाक होता है, जिसकी वजह से शरीर का कोई भी सिस्टम को खराब हो सकता है। जैसे हम लोग ये जानते हैं मस्तिष्क ज्वर या सेरेब्रल मलेरिया की बात सुनते हैं, तो सामान्यतः या प्रायः फैल्सीपेरम मलेरिया से ही फैलता है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाले सारे जो है मस्तिष्क ज्वर या सेरेब्रल मलेरिया के ही केस होंगे, ये जरूरी नहीं है। किसी लोगों में होता है। अच्छा। लेकिन जब ये होता है तो इसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है, जिसको तो हम लोग ब्रेन मलेरिया इंग्लिश में कहते हैं। ब्रेन मलेरिया काफी घातक होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे ब्रेन मलेरिया कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो मलेरिया है, जैसे ब्रेन मलेरिया से अलग अगर हम देखते हैं, तो नीलम आपसे जानना चाहेंगे कि ये और कितने तरह का मलेरिया होता है और कैसे फैलता है ये मलेरिया एक तो जैसे सर ने कहा कि फैल्सीपेरम है और वाइवेक्स भी है। तो इसमें मौत की संभावना नहीं रहती है, लेकिन ये मलेरिया है तो परेशानी तो होती ही है, लोग बीमार पड़ते ही हैं। और ये फैलता ऐसे है कि अगर कोई मादा एनाफिलिस मच्छर, और मादा मच्छर इसलिए कि वो अपने अंडों को पोषण देने के लिए मानव रक्त को लेती है। तो ये मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो अगर किसी मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटती है तो उसके खून के साथ साथ उनके परजीवी को भी अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये परजीवी जो है कुछ दिनों में उस मच्छर के शरीर में डेवलप करते हैं, और तब कहीं जाकर वो मच्छर पूरी तरह संक्रमित हो जाती है और वो सक्षम हो जाती है किसी को भी काटकर मलेरिया फैलाने के लिए। तब ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उसके खून में वो परजीवी को छोड़ देती है, और तब कहीं वो उसके खून में वो परजीवी डेवलप होने लगता और वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया का संक्रमण, मतलब मच्छर जो है वो मेन इसका जो वाहक है, मच्छर के जरिए इसका चक्र चलता रहता है। और इसीलिए हम लोग बार बार यही कहते हैं, जब भी बचाव की बात होती है तो मच्छरों को मारना है, मच्छरों से काटने से बचना है। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैडम, सिर्फ इससे ब्रेन मलेरिया ही नहीं होता है, ये शरीर के किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे किडनी फेलियर भी करवा सकता है, लीवर पीलिया, बहुत गंभीर पीलिया भी करवा सकता है। अच्छा, इसके संक्रमण के बाद। और इसमें है कि कभी कभी आपको पेशाब से खून वगैरह भी जाने लगता है, और ये सब काफी गंभीर स्थिति होती है जो प्राय कॉम्प्लिकेशन या मलेरिया की जटिलताओं की वजह से होता है ऐसा। तो हम लोग यदि शुरुआत में ही इसकी पहचान कर लें और शुरुआत में ही जल्दी से यदि इसका इलाज शुरू हो जाए तो इस स्थितियों के आने से बचा जा सकता है, और साथ में मानव जीवन का नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत जरूरी बात सर आपने कही है। ये कितना घातक हो सकता है इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें शुरुआत में ही अगर हम इसको पहचान जाएं तो नीलम, सबसे पहले अगर पहचानने की बात है तो लक्षणों को जानना बहुत जरूरी है कि लक्षण हम जानेंगे तभी हम
कुछ गेस कर पाएंगे कि शायद ये मलेरिया है और हम जांच के लिए जाएंगे, तो क्या प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण हैं कि बुखार तो आता ही है और फिर पूरे शरीर में ऐंठन, दर्द, सिर में दर्द, व्यक्ति को उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना जी। और फिर बहुत ठंड भी लगती है, उस समय कपकपी लगती है और इस तरह से बुखार चढ़ता है। कुछ देर के बाद पसीने के साथ बुखार का उतर जाना, फिर कुछ घंटे या एक दिन के बाद फिर से बुखार का चढ़ना और उसी तरह के सिम्टम्स, सारे लक्षण दिखाई देते हैं कि कपकपी आती है, ठंड लगती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो और कभी कभी व्यक्ति की चेतना भी चली जाती है, मूर्छित भी, बेहोश भी हो जाता है। बेहोश भी हो सकता है। तो ये लक्षण है, ये प्रारंभिक लक्षण है। बाद में तो फिर जब अगर घातक की स्थिति हो जाती है फिर तो बहुत सारे लक्षण जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। तो कई मामलों में सर कभी कभी सुनते हैं मलेरिया निकल गया लेकिन कपकपी नहीं हुई थी, ठंड नहीं लगी थी, ऐसा भी होता है क्या? ये आदमी के अपने बचाव तंत्र पर निर्भर करता है कि आपका इम्यून सिस्टम उसमें कितना भाग ले पा रहा है। शुरुआत में मलेरिया के लक्षणों में सामान्य बुखार जैसा ही होता है, जो अन्य बुखार से उसको अंतर नहीं कर पाते। अच्छा। सामान्य वैसा ही रहता है। और उसी दौरान यदि उसने जांच करवा लिया तो शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है कि इसको मलेरिया है, लेकिन तब तक जाड़ा के साथ बुखार वाली स्थिति जो है नहीं आ पाती। अच्छा, ये जो ब्रेन मलेरिया की हमने बात की थी उसमें भी क्या ऐसे ही सिम्टम आते हैं? जी हाँ, उसमें भी आते हैं। बुखार ज्यादा बढ़ जाता है, अगर समय पे उसका उपचार नहीं किया गया तो ये स्थिति घातक होती चली जाती है। मतलब प्रारंभिक लक्षण जो अभी आपने बताया है नॉर्मल मलेरिया के लिए, उसी तरह के लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं अगर ब्रेन मलेरिया भी हो तो। बुखार सिर पे चढ़ जाता है, तब वो ज्यादा घातक हो जाता है। जी जी जी। वैसे व्यक्ति के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है जो मलेरिया इंडेमिक जोन में नहीं रह रहे हैं, बाहर से आए हैं। यदि उनको मलेरिया का संक्रमण हो तो प्रायः वो बहुत घातक होता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसकी बॉडी एडिक्टेड नहीं होती है मलेरिया के लिए। जी जी जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे बीच में सर ये बात आ गई इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर एक जोन से दूसरे फील्ड में लोग जाते हैं तो पहले से ही कुछ दवाएं ले लेनी चाहिए? जी हाँ। तो सर बताएं कुछ। जैसे आपको मलेरिया इंडेमिक जोन में यदि जा रहे हैं नॉन इंडेमिक जोन से, तो वहां जाने के 2 सप्ताह पहले से क्लोरोक्विन की 2 गोली ले लेनी चाहिए। हर सप्ताह खुद से भी ले सकते हैं? खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मलेरिया जो है गैस्ट्रो इरिटेंट होता है, पेट में जलन और अन्य तरह की जटिलताओं को कर सकता है, इसलिए हमेशा जो है खाना खाने के बाद ही लें, खाली पेट में कभी न लें। अच्छा, तो ये सावधानी हम रख सकते हैं अगर एक जोन से दूसरे जोन में कोई अलग जगह पर स्थान पे जा रहे हैं जो मलेरिया ज्यादा है वहां पर। 2 सप्ताह पहले से लेना शुरू करें और 4 सप्ताह बाद तक लेते हैं जब उस जोन को आप छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे जब कि झारखंड में भी क्या स्थिति है। झारखंड तो हमारा बहुत ज्यादा मलेरिया यहाँ है, हम उसकी भी बात करेंगे। सर से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले चूंकि अभी संक्रमण की बात हुई है, तो जब इस तरह के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इसकी जांच की क्या प्रक्रिया है? जैसे ही आपको प्रारंभिक लक्षण में लगे कि बुखार है तो आप गांव में सहिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका है उनसे भी मिल सकते हैं और उसके बाद वो सहिया आपको संबंधित CHC या PHC तक आपको लेकर के जाएगी। जी जी। या यदि स्थिति गंभीर है तो 108 नंबर को कॉल करके डायरेक्ट एम्बुलेंस बुला करके आपको अस्पताल तक भिजवा सकती है। अच्छा। और वहां जाने के बाद फिर तत्संबंधी जो भी जांच होनी चाहिए, मलेरिया से संबंधित जांच, तो चूंकि बुखार है तो जब मलेरिया से संबंधित जांच जरूर ही होगा और एक बार मलेरिया प्रमाणित हो जाता है तो उसके अनुरूप इलाज। तो जांच की क्या प्रक्रिया होती है? मतलब खून ब्लड चेक होता है, क्या होता है, कैसे होता है? एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमने लोगों को ये बताया हुआ है कि लक्षण तो ठंड लगे ना लगे, दर्द हो सिर में या बदन में ना हो, लेकिन बुखार हो तो तुरंत अपने गांव की सहिया दीदी से संपर्क करें, या हमारे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हैं, ANM दीदी हैं, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। उनके पास जांच किट है और उनके पास उपचार के लिए दवाएं भी हैं, मलेरिया रोधी दवाएं। तो त्वरित जांच और पूर्ण उपचार गांव में ही संभव पूरा एक किट होता होगा। जी बिल्कुल जी। तो उनका एक ये है कि त्वरित जांच करें और तुरंत अगर पुष्टि तुरंत हो जाती है, किट में 10 से 15 मिनट में पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, मलेरिया है कि नहीं, रिजल्ट आ जाता है कि ये वाइवेक्स मलेरिया है या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, क्या है।
तो उसके हिसाब से उनके पास दवाएं भी उपलब्ध हैं, वो दवा शुरू कर देती हैं। अगर क्लिनिक को कुछ ज्यादा जटिलता हो तो फिर जैसे सर ने कहा कि 108 एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल भी ले जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त हैं ये सेवाएं। चाहे वो सभी जगह, सभी सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल जांच और उपचार मुफ्त है। और सहिया और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जिन्हें हम MPW बोलते हैं, उनके पास भी बिल्कुल मुफ्त ये सुविधाएं बिल्कुल ये सारी सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से बिल्कुल दी जा रही है, ताकि लोग तुरंत लक्षण पहचाने, आए, जांच कराएं, इलाज कराएं और जल्दी से ठीक हो जाएं। ये इससे भी पहले अगर हम बात करते हैं तो बचाव की बात आती है कि ये नौबत ही ना आए। तो बचाव के लिए एक तो लोगों को हम जागरूक कर ही रहे हैं और आप तो कंसल्टेंट हैं, बताती भी होंगी लोगों को कि कैसे क्या करना है। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? अगर हम बचाव की बात करते हैं तो क्या क्या कुछ हो रहा है, कैसे लोगों को बताते हैं क्या कुछ हो रहा है और क्या होना चाहिए? हाँ, सरकार की योजनाएं तो जैसे अभी हमने बताया आपको, एक तो प्रचार प्रसार आपने बताया, प्रचार प्रसार है। दूसरा है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा है। और फिर है कि ये तो मलेरिया होने पे, हाँ, और मलेरिया हम लोग सावधानी की बात कर रहे हैं, बचाव की बात कर रहे हैं। सरकार की सुविधाओं के बारे, योजनाओं के बारे में मैं बता रही हूँ आपको कि ये तो मलेरिया होने पे है उपचार की सुविधा। दूसरा है कि मलेरिया हो ही ना, इसके लिए है कि सरकार ने छिड़काव का योजना बनाई है। वर्ष में 2 बार हम इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, जैसे घर के अंदर कीटनाशी छिड़काव करते हैं। तो जितने भी चिन्हित हमारे गांव हैं जो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है वहाँ पे, जी, तो वहाँ गांव में प्रत्येक घर के अंदर हर एक कोने में कीटनाशी का छिड़काव दीवारों पर किया जाता है। इससे है कि घर के अंदर मच्छरों का प्रकोप नहीं होगा, मच्छरों का ट्रांसमिशन थोड़ा रुकेगा, उनका प्रसरण थोड़ा रुकेगा। और ये वर्ष में 2 बार होता है। इसको जरूर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो जरूर इसको करेंगे, अपने घर में छिड़काव कराएंगे। हाँ, कई बार लोग मना भी करते हैं कि नहीं कराना है। और फिर सरकार की तरफ से कई बार मच्छरदानियां वितरित की जा रही हैं गाँव में, जहाँ मलेरिया, और वो भी औषधि युक्त मच्छरदानियां, औषधि युक्त है, ये कीटनाशी युक्त है। और ये मच्छरदानी लगाने पे है कि मच्छर, कई बार होता है कि मच्छरदानी के ऊपर से भी मच्छर काट लेते हैं, जी। ये है कि मच्छर इन पर नहीं बैठते हैं। तो ये कीटनाशी युक्त है, बड़ी सावधानी से इसको यूज करना है कि इस पे धूप ना लगे, आग से, धूप से इसे दूर रखना है, हर दिन इसे बार बार धोए नहीं। तो ये मच्छरदानी का भी, जब भी सोए मच्छरदानी के अंदर सोएं। बिल्कुल। तो ये जो औषधि युक्त मच्छरदानी है सर, क्या ये मानव के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्या? बच्चे अगर मुंह में ले लिया या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ये चमड़े के संपर्क में आता है तो इरिटेशन या जलन हो सकता है, जो पानी से धो लेने के बाद उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन ये जानलेवा नहीं है इंसानों के मतलब वो वैसा नहीं है जैसे लोग अक्सर सोचते हैं कि औषधि युक्त है, कहीं बच्चे ने मुंह में ले लिया या ऐसा कुछ। तुरंत इसे जैसे पैकेट से निकाल के तुरंत नहीं लगाना है, निकाल कर उसे छांव में कहीं फैला कर छोड़ देना है आधे घंटे, उसके बाद इस्तेमाल करना है। जी। तो जब भी औषधि युक्त मच्छरदानियों का वितरण होता होगा तो ये जानकारियां भी लोगों को दी ही जाती होंगी, उनके पैकेट्स पर ये लिखे होंगे कि किस तरह से और क्या क्या मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए सर, और किस किस तरह की योजनाएं हैं? जैसे सामान्यतः जिस समय मलेरिया का प्रसार ज्यादा होता है उस दौरान फुल स्लीव, फुल पैंट या पैजामा, शरीर के अधिकांश अंगों को ढक कर रखें ताकि मच्छर को आपके काटने का मौका कम से कम मिले। दूसरा, बरसात के दिनों में आसपास में छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी जमा हो जाता है, जिसमें कि मच्छर के लार्वा पनपते हैं। तो घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह न रहने दें, या छत पर कोई ऐसा कंटेनर न रखें जिसमें कि पानी जमा रहे। घर के कूलर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं इस दौरान, उसमें हर सप्ताह पानी बदला करें। और घर नलकूप के आसपास या घर के जो पानी का निकास हो रहा है वहां पर सोख्ता गड्ढा बनवाएं, क्योंकि फ्री जब पानी नहीं होगा तो मच्छर के पनपने का, प्रजनन स्थल की भी कमी हो जाएगी, जिसके कारण से कि मच्छर की जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा। तो मतलब मच्छर जो ये रुके हुए पानी में पनपते हैं, साफ पानी में, ठहरे हुए साफ पानी में पनपते हैं, साफ पानी में ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। तो नीलम कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इस तरह की बातें तो हैं ही कि अपने बचाव के लिए
मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जल जमाव नहीं होने देना है। और अगर कहीं जल जमाव है ही, अगर बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि गड्ढों में जल जमाव है और उसे हम या तो मिट्टी से भर दें, या अगर भर नहीं सकते तो उसमें कुछ किरासन तेल या जला हुआ मोबिल डाल दें, जिससे मच्छर वहाँ पे पनपेंगे नहीं। और बड़े जल जमाव वाले जो क्षेत्र हैं तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि गंबूसिया मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। अच्छा। तो ये मछली अगर हम उसमें डालें तो मच्छरों से बचाव हो सकता है। तो ये तो इन मछलियों का गंबूजिया या गप्पी मछली भी कहते हैं इनको, तो वो उनका भी वितरण सरकार की ओर से किया जाता है लोगों को? एनजीओज वगैरह में तो किया जाता है, मिल जाएंगे। और फिशरीज हैं, लेकिन अगर अभी किसी को चाहिए सर तो क्या प्रक्रिया होगी? अभी तो झारखंड में हैचरी कार्यरत नहीं है मैडम जी, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं कि इसको हम लोग फिर से एक्टिवेट करके और इसका वितरण करें। जी जी। तो मैंने आने वाला जो समय है, जो जिस समय की हम लोग तैयारी कर रहे हैं मलेरिया से बचाव के लिए, उस समय तक हम उम्मीद करते हैं ये सारी योजनाएं जो है वो फलीभूत होंगी, धरातल पर उतरेंगी और लोग इसका लाभ उठाएंगे। जी, कई सारी योजनाएं तो उतरी हुई हैं, चल रही हैं, जो मच्छरदानियां वितरित हो रही हैं, छिड़काव हो रहे हैं, मुफ्त सुविधा स्वास्थ्य की चल रही है, जांच और उपचार की। बस ये हैचरी है जो थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा। और ये भी कई जगहों पर ये चला भी है, कुछ जगहों पर नहीं, तो ये सभी जगहों पे उपलब्ध होने के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं। जी जी, ये वो हो जाए। जी जी। तो एक और बात है, जैसे किसी को कुछ परामर्श लेनी है या कुछ सलाह लेना है या कुछ जानना है, पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, तो उस स्थिति में हर जगह हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई एक टोल फ्री नंबर या कोई ऐसा संपर्क नंबर होता है जिससे लोग बात कर सकते हैं। तो आप तो चूंकि आपका तो काम ही यही है, आप स्टेट कंसल्टेंट हैं, तो आप कुछ बताएं इसके बारे में, ताकि लोगों को कुछ अगर जिज्ञासा हो, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें आसानी हो। एक टोल फ्री नंबर है 104-104। इस पे कॉल करके ये 24 घंटे ये इस पर सलाह ले सकते हैं। और इस पे आप सलाह ले सकते हैं कॉल करके, कोई भी समस्या हो, चाहे वो मलेरिया से संबंधित हो या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो उस पे कॉल करके सलाह ले सकते हैं। और सरकार की तरफ से 108 जो हमारा एम्बुलेंस है उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 108 एम्बुलेंस से वो हॉस्पिटल जा सकते हैं। जी जी। तो ये सुविधा हमेशा उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये 104 में कभी भी फोन करके कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो वो लोग इसको ले सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस तो हम बार बार हर कार्यक्रम में बताते हैं, तो 108 है, कभी भी किसी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ जरूरत हो, कहीं जाना हो तो 108 पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है, CHO जो हमारी एज्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पदस्थापित हैं, उनके द्वारा ई-संजीवनी का कार्यक्रम चलता है, जिसमें वो डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का भी काम हम लोग उपयोग इस काम में कर सकते हैं। तो ई-संजीवनी से कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं, कैसे संपर्क हो सकता है, कैसे लोग इसमें आ सकते हैं? ई-संजीवनी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो CHO पदस्थापित हैं, उनसे जाके मिलने पे मुझे ये तकलीफ है, तो डायरेक्ट डॉक्टर के फोन नंबर पे कॉल करके उनसे बात परामर्श देती है। जी जी, मतलब डायरेक्ट इसमें ई-संजीवनी के माध्यम से डायरेक्ट अपने डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। दवाएं वगैरह सब भी उसी में डॉक्टर बता देते हैं, उसी के सारा डायरेक्शन उसके हिसाब से मिल जाएगा। और यदि कोई जांच किया जाना है या कोई सावधानी बरतनी है, तत्संबंधी जानकारी भी शेयर कर दी जाती है। जी जी। अब ये बात करते हैं कि जैसे आपने कहा नीलम, या हम लोग अब जानते भी हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलने वाला जो है बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है। तो अगर कोई संक्रमित होता है, कोई मलेरिया परिवार में है, मलेरिया रोगी, तो फिर क्या सावधानी होनी चाहिए? सावधानी तो ये होनी चाहिए कि उन्हें हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग तो बताया ही कि मच्छरदानी तो हमेशा लगाना ही है। मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को या बाकी लोगों को भी, क्योंकि मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को अगर मच्छर काटता है तो वो संक्रमित होगा और फिर वो अन्य लोगों को मलेरिया फैलाएगा। तो इसलिए उनको तो मच्छरदानी के अंदर सोना ही है और साथ ही साथ दूसरों को भी सोना है। प्लस उन्हें बहुत पौष्टिक आहार खाना है, क्योंकि मलेरिया के दौरान व्यक्ति एनीमिक हो जाता है, खून की बहुत कमी हो जाती है। तो जहाँ खून की कमी होगी वहाँ अन्य रोग उस पर प्रहार कर सकते हैं बहुत आसानी से। जी। तो इसलिए पौष्टिक आहार खाना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है और पूरा आराम करना है और दवाइयाँ लेते रहना है।
जो भी उनकी दवाइयां हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा बुखार है तो हमने दवाइयां ले ली, हाँ। और अगले दिन अगर बुखार कम हो गया या नहीं हुआ तो हमने दवा छोड़ दी। तो उस तरह का नहीं होना है, दवा का पूरा दवा लेना है, पूर्ण उपचार तभी होगा। जी जी, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा और सवाल करें सर तो चलते चलते सर 2 लाइन में हम झारखंड में क्या स्थिति है, अभी सुधर रही है स्थिति या क्या? झारखंड की स्थिति अभी मलेरिया के मामले में बेहतर है। सिर्फ 2 जिले रह गए हैं जो जिले इंडेमिक है मलेरिया के लिहाज से, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी, और बाकी राज्य के अन्य जिले में मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हैं। हम प्रयासरत हैं कि उन 2 जिलों में भी मलेरिया को अपने नियंत्रण में ले आएं। जी, कोशिश रहेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि करता हूं कि कुछ वर्षों में हम लोग मलेरिया से निजात पा जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और हम सभी का मिला जुला प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र से मलेरिया को बिल्कुल दूर कर देंगे और बिल्कुल मलेरिया से फ्री जो है हमारा समाज होगा। तो डॉक्टर बीके सिंह सर और नीलम, आप दोनों यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली है। हमें उम्मीद है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे, मलेरिया से बचे रहेंगे और अगर होता भी है तो इसका पूरा जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएंगे। जब भी मलेरिया से दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। तुरंत इलाज करवाएं। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।